कल आपके पास यहाँ पे सेक्शन दिया होता है जिसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। हर एक 20 क्वेश्चन जो होता है हर एक क्वेश्चन जो तो 1 मार्क्स कैरी करता है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज मैंने एमसीक्यू पे पहले वीडियो बना के रखी जिसके अंदर हमने 30 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेटली आपके पेपर तक 5 एमसीक्यू उस पर वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपके 150 एमसीक्यूज आएंगे। मैं आपको यही कहता हूँ कि आपकी जो पहली वीडियो है ना जो मैंने बनाया आपके लिए उसमें से आपको कम से कम 15 एमसीक्यूज मेरे ही आएंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, अगर आपको यकीन नहीं आता, फिर भी आप जो 5 ही 5 वीडियो देख लेना, आपके पेपर तक मैं लाऊंगा और पेपर से 1-2 दिन पहले भी आपको मैं अच्छे से पेपर प्रोवाइड करूंगा विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप बच्चों को कोई भी यहाँ पे डिफिकल्टी ना हो। मेरा मेन मोटिव ये कि आप बच्चों को अच्छे स्टडी मटेरियल पहुँचाना। हर कोई आप तक यहाँ पे स्टडी मटेरियल पहुँचाता है लेकिन कोई भी आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। आप कहीं पे भी जब जेके बोर्ड्स के कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, अगर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगी आप मेरे को एनालाइज करके बोलना सर वहाँ पे थी आपने नहीं बताई। मैं आपको इसलिए बताता हूँ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कि बच्चों को पता लगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट कौन है वो सबको पता है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेक्शन बी की बात करेंगे जिसके अंदर हमारे पास हर एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। तो ये क्वेश्चन पहले समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है डिफाइन करो सेक्युलरिज्म को। तो सेक्युलरिज्म हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसा लॉ होता है जो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। क्या होता है, ये एक ऐसा लॉ है विच डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। हर रिलीजन को बराबर माना जाता है और गवर्नमेंट किसी भी एक जो है रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती, इसे ये सेक्युलरिज्म कहा जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स फीचर। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होता है और इसके फीचर्स को भी आपने एक्सप्लेन करना है। मैं जो कह रहा हूँ आप उसको देखो पॉइंट बाय पॉइंट, उसको ध्यान रखो माइंड में रखो। अगर आपको माइंड में नहीं रहता आप कॉपी साथ रखो, मैं आराम से बोलूँगा ताकि आप उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। जिसने कॉपी नहीं बनाई मैं नोट्स भी आपको इसके प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी इज़ दैट सिस्टम इन विच पीपल चूज देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो पहला रूल जो इसका फीचर है हमारे पास, पहला क्या होता है, पीपल रूल। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से समझा दूँ ताकि आप बच्चों को यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी ना हो। मैं फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि अभी ऐसा मैं बिगिनर हूँ, अभी बिगिनर यूट्यूबर, लेकिन बिगिनर एज अ बिगिनर भी मैं आपके लिए अच्छा सा काम करूँ, आपको अच्छे से प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं आपको अच्छे से समझाऊँ तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अच्छे से समझाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट अपना देना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, हमारे चैनल को शेयर करना होगा, इसी से कुछ हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला फीचर है दैट इज़ पीपल रूल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इस फीचर को भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो एक्सप्लेन इसके कर रहा हूँ मैं, क्या पता आपको 3 मार्क्स का भी आ जाए। जिसमें क्या होता है, जनता की सरकार होती है, यानी लोगों की सरकार होती है, इसे पीपल रूल कहा जाता है। सेकंड फीचर हमारे पास होता है इक्वल राइट्स। ठीक है, तो इक्वल आर से मैं इसे डिनोट करता हूँ बिकॉज यहाँ पे फिर स्पेस फिल हो जाती है। ठीक है, तो इक्वल राइट्स के अंदर क्या होता है, सभी को एक समान एक अधिकार मिलता है, यानी सभी को एक ही जैसा जो है यहाँ पे सभी के साथ एक ही तरीके से बिहेव किया जाता है, किसी के साथ भी यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं की जाती है। थर्ड होता है हमारे पास लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस के अंदर क्या आता है, कानून सबके लिए एक जैसा होता है। ये आप सभी से भी कानून सबके लिए एक जैसा होता है। अभी देखने में ही लगता है कि हकीकत में, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो तो इसमें यही कि लॉ एंड जस्टिस जिसके अंदर कानून है वो हर एक के लिए एक ही जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट वर द मेन काजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। क्या मेन काजेज थे रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के, ये भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप यहाँ पे अभी देख नहीं सकते इसे डाउनलोड करके रखो, बाद में देख लेना, लेकिन देखना बिल्कुल देखना। आप उनको देखते हो, मैंने अच्छे से देखा, एनालाइज किया कि मेरी वीडियो पे ऑडिशन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अच्छा कंटेंट आपको एज कम्पेयर टू अदर प्रोवाइड करता हूँ। तो रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। रशियन रेवोल्यूशन 1917 का मेन रीज़न था सार की गलत पॉलिसीज़। ठीक है, जो सार निकोलस शायद सार जो वहाँ का उस टाइम लीडर था, ठीक है, उसकी गलत पॉलिसीज़ और लोगों की परेशानियाँ। तो मेजर काज की बात करेंगे, जो पहला मेजर काज था हमारे पास दैट इज़, मैं आपको अच्छे से बता दूँ थोड़ा सा जूम करके इसी स्क्रीन पे। तो जो पहला मेजर काज था वो था पुअर्टी। अब पुअर्टी क्या था वो आप सभी को पता है, ठीक है, गरीबी। तो मैं आपको समझाता भी थोड़ा सा, वहाँ पे गरीबी और बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे मेन काज था। ठीक है, सेकंड जो इसका हमारे पास काज रहेगा वो रहेगा सार्स ऑपरेशन, जो आपका वहाँ पे लीडर था उस टाइम। सार्स ऑपरेशन OPP से आप मैं इसे डिनोट करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या था, सार की तानाशाही बढ़ गई थी। वो तो कह रहा था मैं ही हूँ, तो इस वजह से उसकी तानाशाही बढ़ गई और वहाँ पे जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अच्छा, थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या रहने वाला है, थर्ड मैं आपको सेकंड कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ WWI। ठीक है, WWI। अब WWI क्या था मैं बताता हूँ आपको। देखो, युद्ध की वजह से यानी लड़ाई की वजह से देश में
भूखमरी और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पे ये भी एक मेन रीज़न था रेवोल्यूशन ऑफ 1917 का, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट सिस्टम जो हमारे इंडिया के अंदर है, आप हमने जो है उसे एक्सप्लेन करना है। तो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कास्ट सिस्टम एक पुराना सामाजिक व्यवस्था है, यानी एक पुरानी परंपरा है जिसमें लोगों को उनके जन्म के अधिकार पर अलग अलग जो है रूल्स दिखाए जाते हैं। ये सिस्टम लोगों के अधिकारों को, यानी लोगों के राइट्स और उनकी सुविधाओं को, जो उनको वहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड किया जाता है, उनको प्रभावित करता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। तो इसके अंदर क्या होता है, कास्ट सिस्टम ये था कि ये एक ऐसा पुराना सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोगों को जो है कोई भी इनइक्वालिटी ऑन द बेस ऑफ कास्ट पे नहीं किया जाता। जैसे पास्ट टाइम हमारे पास क्या होता था कि ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से जो है लोगों को ट्रीट किया जाता था। जैसे आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका अपार्थाइड, शायद आपकी इंग्लिश में भी था, तो एसएसटी में भी मत होता है 8th 9th में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन 3 कंपोनेंट आपने लिखने हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको पता है, अननोन क्वेश्चन है, अननोन क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको खुद ही कर लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको समझाने के लायक है वो क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, नेम द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 26 क्वेश्चन है, दैट इज़ हाउ डज द लाइब्रेराइजेशन इफेक्ट द इकॉनमी। कैसे जो है लाइब्रेराइजेशन इफेक्ट किया इकॉनमी को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लाइब्रेराइजेशन हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो कैसे इसने जो है इफेक्ट किया इंडियन इकोनॉमी को। सॉरी, यहाँ पे मेंशन है इंडियन इकोनॉमी, बट यहाँ पे आई थिंक ये इसी को इंडिकेट करा होगा, इंडियन इकोनॉमी को। तो लाइब्रेराइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास कोई कंपनीज होती है उनको खुला बनाना, ताकि प्राइवेट कंपनीज भी जो है आगे बढ़ सके। जिसके अंदर हमारे पास इसके कुछ इफेक्ट थे, क्या थे, नए बिजनेस और नए जॉब्स मिलने लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज आती, यहाँ पे अगर आप देखो जैसे कि रेस्टोरेंट खुलते हैं, तो हमारे पास जैसे जोमेटो हो गया, तो ऐसे बहुत ज़्यादा क्या यहाँ जैसे कैब्स की बहुत ज़्यादा हमारे पास रैपिडो हो गया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी नई नई जो प्राइवेट कंपनीज आने लगी, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होने लगा, लेकिन इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फायदे के अंदर इफेक्ट या असरात की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होने लगा, नए जॉब्स मिलने लगे और उसके बाद नए नए बिजनेसेस खुलने लगे। आफ्टर दैट वहाँ पे जो है विदेशी कंपनीज भी भारत में इन्वेस्ट करने लगी। इट मीन्स दैट कि वहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज थी वो भी जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने लगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि बाजार जो यानी जो मार्केट थी उसमें भी नए नए प्रोडक्ट्स आने लगे, क्योंकि जब बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगी, इससे क्या हो गया कि जो है डिमांड भी मार्केट में बढ़ने लगी और यहाँ पे जो हमारे पास नया नया प्रोडक्ट आने लगा। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन सी, दैट इज़ सेक्शन सी आपका यहाँ पे जिसके अंदर शॉर्ट आंसर रहते हैं, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स कैरी करता है। 27 से लेकर 23 तक हमारे पास होते हैं सेक्शन सी, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है। आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया गया होता है कि राइट आंसर इन 50 to 60 वर्ड्स, बट इट्स नॉट मैटर दैट कि 60 का लिखो, 20 का लिखो, 80 का लिखो। आंसर आपका ठीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 10 वर्ड्स का लिखोगे, नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 50 वर्ड्स का होना ही होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन सोसाइटी। क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सोसाइटी के ऊपर। लेकिन ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता ही देता हूँ। कौन सा वाला, इसके अंदर एक क्वेश्चन शायद मिसिंग है 25। चलो कोई बात नहीं, मैं उसको नेक्स्ट PDF में लेके आऊँगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो नया, सॉरी, हमारा ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, ठीक है, इसी पे बात करते हैं। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़े इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सबसे पहले क्या होगा, जब भी कहीं पे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है या फिर प्राइवेट कंपनीज आती थी, वहाँ पे जो पहला मेन फैक्टर होता है दैट इज फैक्टर्स एंड जॉब, फैक्ट्रीज एंड जॉब्स, जिसके अंदर नई फैक्ट्रीज बनने लगी, ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे बढ़ गई। उसके बाद अर्बनाइजेशन की बात करेंगे, लोग गाँव से जो शहर में बसने लगे, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा सुविधा थी। आप यहाँ पे देखो जहाँ पे जो है गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर उतनी प्लेसमेंट नहीं होती है जितनी यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में होती थी। इस वजह से क्या होते हैं, जो गाँव के बच्चे होते हैं वो भी शहरों में पढ़ने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें गवर्नमेंट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है, खासकर JNK के अंदर। तो वही वहाँ पे भी हो रहा था। जब अर्बनाइजेशन हुआ, लोग गाँव से छोड़कर शहर में बसने लगे। उसके बाद सोशल इश्यूज़, मजदूरों के साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोशल इश्यूज़ हो रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द काजेज़ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्या काजेज़ थे। तो चलिए बात करते हैं इसके क्या क्या काज थे, वो डिस्कस आराम से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इसका काज रहेगा
लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो आपका यहाँ पे जो अबव वाला क्वेश्चन है ना, कौन-सा है ये? क्वेश्चन 27 आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, सोशल चेंजेज़ होने लगी, रिच और पुअर के बीच गैप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और उसके बाद पोल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ की वजह से जो एनवायरनमेंट को नुकसान होने लगा, तो इससे पोल्यूशन भी फैलने लगा, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल की बात नहीं, अब वाटर पोल्यूशन भी होने लगा, एयर पोल्यूशन भी होने लगा, और सोशल चेंज मैंने आपको बता दिया। उसके साथ-साथ न्यू इन्वेंशंस को भी आप जो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्यों? मशीन्स और फैक्ट्रीज़ यहाँ पे जब बढ़ने लगी, तो उनके अंदर नए-नए इक्विपमेंट्स और ये आने लगी। तो ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्या कास्ट थे यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट के? सॉल्यूशन। इंडियन नेशनल मूवमेंट एक ऐसी स्ट्रगल थी जो ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाने के लिए शुरू हुई, ठीक है? इसके पीछे की वजह थी जो देश में देशभक्ति और संघर्ष बढ़ता गया, यानी जो स्ट्रगल लोग कर रहे थे एट दैट टाइम, ठीक है, जब इंडिया जो इंडिपेंडेंट नहीं थे, इस वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट को बनाया गया था। तो इसके मेजर कुछ काज हैं वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन मीन्स ब्रिटिश लोग भारत के रिसोर्सेज का जो है वो बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है, मतलब शोषण कर रहे थे। वो अपना ही फ़ायदा, भारत जो इंडिया के अंदर रिसोर्सेज थे उनका यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद दूसरा था इकोनॉमिक ड्रेन, पूरा पैसा और संपत्ति जो है वो ब्रिटिश भेजना चाहता था, ठीक है, वो जो इंडिया को सेल करना चाहता था, जो भी उसके अंदर रिसोर्सेज है उनका जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस उनका खुद का ही था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो रीज़न आपका रहेगा वो रहेगा यहाँ से अनफेयर लॉज, ठीक है। अनफेयर लॉज के अंदर क्या कहते हैं, चलिए अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या इसके मेजर काज, ठीक है। मैं अप्रॉक्सीमेटली आपके साथ यहाँ पे 10 काज डिस्कस करूँगा, लेकिन 10 को छोड़कर 7 ही करते हैं, जो आपको बेटर लगेगा आप उसको ही लिखना है। तो पहला था हमारे पास ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, जिसको मैं बीपी से डिनोट करता हूँ, दैट इज़ बीपी, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, जिसके अंदर ब्रिटिश लोग भारत के रिसोर्सेज को जो है यूज़ कर रहे थे और उसी का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास अनफेयर लॉज, जिसके अंदर सेकेंड आपका रहेगा अनफेयर लॉज। तो अनफेयर लॉज के अंदर क्या था हमारे पास, रॉल्ट एक्ट जैसे कानून जो इंडियंस के राइट्स को दबा रहे थे, ठीक है। तो जो रॉल्ट एक्ट था वो इंडियन कानून नहीं था, वो जो है यहाँ पे ब्रिटिश ने बनाया था इंडियंस को दबाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, ये भी इसका मेजर काज था। पहली आज़ादी की लड़ाई ने लोगों में होश भरा था, ठीक है। तो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, इससे जो है लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो जज्बा आया था, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। तो ये भी इसका मेन रीज़न था। उसके बाद जो आपका यहाँ पे फोर्थ रीज़न रहेगा वो रहेगा राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या था, फोर्थ में इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। तो नेशनलिज्म में इसको लिखता हूँ, तो राइज आप खुद ही माइंड में रख लेना, ठीक है, नेशनलिज्म। तो समझते हैं नेशनलिज्म क्या होता है। देखो, नेशनलिज्म के अंदर क्या हुआ था हमारे पास, जो लोकमान्य तिलक, गांधी और नेहरू जैसे लीडर्स ने नेशनलिज्म बढ़ाया था। इन्होंने जो तो नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया था, इस वजह से लोगों को फिर से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। दैट्स वाई यहाँ पर जो है नेशनल मूवमेंट जो है वो काम सामने आई। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है यहाँ पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपका रहेगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसे मैं पी ऑफ बंगाल से लिखता हूँ, डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब ये कब हुआ था, ये हुआ था 1905 में, यानी 1905 में हुआ था। आप इसको याद रखना, ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपको जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल पे लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने इंडियंस को और गुस्सा दिलाया था, ठीक है। जब डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने पॉलिसी लड़ी थी, इसी वजह से मुसलमान और हिंदू जो अलग हुए थे, तो अंग्रेज जो काफ़ी ज़्यादा चालाक थे, तो इसी जो हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग, ठीक है, तो अंग्रेज़ों को जो है वहाँ पे 1919 में इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला बाग, जिसके अंदर वहाँ पे जनरल डायर थे जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स पे गोलियां चलाई थी, ऑर्डर किया था। तो ये भी इसका मेन रीज़न था। इन सभी वजहों से इंडिया की नेशनल मूवमेंट शुरू हुई और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नोट ऑन रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपने नोट लिखो, थोड़ा सा ब्रीफ लिखो, ठीक है, तो इन्हीं आप इसे एलाबरेट करो, वुमेन्स का क्या रोल रहा है, वुमेन स्ट्रगल इंडिया के अंदर क्या रही इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। देखो, 3 से 4 पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और आपको एक भी स्किप नहीं करना है, जितना मुझसे हो सकता है फ़ोन का यूज़ करके, ठीक है। उतने ज़्यादा बेटर सोर्सेज मेरे पास नहीं, उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन जितना भी होता है मैं आपके लिए उतना बेस्ट करता हूँ। आई नो दैट कि आई एम नॉट एबल टू क्लियर योर कंसेप्ट वेरी क्लियरली, बट जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन में 29 था, ठीक है। तो क्या रोल था वुमेन्स का, तो चलिए इसी पे बात करते हैं।
जो हमारे पास 1857 का रिवॉल्ट था उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई ने जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ही हमारे पास सेकंड नंबर पे वुमेन, दैट इज़ सरोजनी नायडू, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया तो और बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट है दैट इज़ सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन आपको MCQ पे भी अराइज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास कस्तूरबा गांधी जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थी साल्ट मार्च में, और जो भी बाकी मूवमेंट्स जो गांधी जी ने लड़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अरुणा असाफ अली जिन्होंने बहुत बड़ा मेजर रोल अदा किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी हमारे पास 1942 में, ठीक है। इसको भी याद रखना, ठीक है। ये 1857 का रिवॉल्ट था और INC की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी दैट इज सरोजनी नायडू। उसके बाद हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो थे सोशल रिफॉर्मर, यानी सोशल रिफॉर्मर जिसके अंदर वुमेन्स भी आती है, मेंस भी आते हैं, उनका काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ पे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्लेन, हाँ, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 21st सेंचुरी। क्या मेन फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के 21 सेंचुरी के अंदर। तो द इंडियन इकोनॉमी हैज़ अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस। इंडिया इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिल रही है अंडर 21st सेंचुरी विद की एडवांसमेंट इन वेरियस सेक्टर्स के अंदर। तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट जो हमारे की सेक्टर्स में। तो की फीचर्स की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ओपन अप टू द इकोनॉमी टू द ग्लोबल मार्केट एंड ट्रेड। जो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट्स की और बहुत ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड्स को भी ज्वाइन किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सर्विस सेक्टर ग्रोथ, जिसके अंदर IT एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, IT मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सर्विस इंडस्ट्रीज बिकम अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू GDP। जो इंडिया की GDP अगर अभी अच्छी जगह पे, एवरेज पोजीशन पे, तो उसका जो मेन रोल यहाँ पे है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, ठीक है। थर्ड है हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे FDI कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जिसके अंदर इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अगर हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर, तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। फोर्थ हमारे पास एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डिस्पाइट ग्रोथ इन सर्विसेज एंड इंडस्ट्री। देखो ग्रोथ कम हो रही यहाँ पे इंडस्ट्रीज, लेकिन सॉरी ग्रोथ यहाँ पे कम हुई सर्विसेज और इंडस्ट्री में, लेकिन जो एग्रीकल्चर है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल रहा है, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिजिटल इंडिया, ई-कॉमर्स एंड इनोवेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग हैव ड्रिवन प्रोग्रेस। जो इंडिया के अंदर यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाइक डिजिटल इंडिया हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा रोल जो अदा कर रहा है इंडियन इकोनॉमी पे एज इन 21st सेंचुरी। नेक्स्ट हमारे पास हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट फार्मर्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं करेंगे। कैसे जो है ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट किया था इंडियन फार्मर्स पे, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही गो थ्रू कर लेना, लेकिन मिस मत करना। हम सेक्शन D की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 36 आएगा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 80 to 100 वर्ड्स विद द डायग्राम्स इफ नीडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 34th क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता है यहाँ पे गांधी जी का मेन जो है यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है इधर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो एक क्वेश्चन हमारा रह गया, दैट इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टू एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो पास हुआ था 2009 में हुआ था, 2009 में हुआ था। ये आपको याद रखना हैज़ बिन अ लैंडमार्क है इंडियन अचीवमेंट के लिए, क्योंकि इंडिया तभी रिफॉर्म हुआ जब यहाँ पे एजुकेशन आई। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहला था इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एंश्योर, जहाँ पे हमारे पास फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो गई चिल्ड्रन की जो 6 से 14 साल की उम्र के थे। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके अंदर क्या हुआ, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर। चाहे लड़की हो लड़का हो, ट्रांसजेंडर तो एट दैट टाइम शायद एक्सेस नहीं करते थे, अगर होता भी था गिना चुना होता था, क्योंकि उस टाइम पर सेंसस नहीं होता था। तो चाहे काला हो सफ़ेद हो, ठीक है, ऊंची कास्ट का हो बड़ी कास्ट का हो, चाहे ST ST हो, तो इनमें भी कोई भेदभाव नहीं होता था, ठीक है। थर्ड है हमारे पास इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट, एम्स टू रिड्यूस द लिटरेसी गैप अक्रॉस द नेशन। अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी रेट जो बहुत ज़्यादा लेस है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम स्टेट की बात नहीं करें तो इंडिया जो है चाह रहा है कि अपनी लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, क्या जो है इंपॉर्टेंस है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। भाई लिटरेसी रेट तो इंक्रीज करना ही था। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, फोकस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद एसेस, ठीक है। Then empowerment, education leads to the empowerment especially for women and marginalized communities, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑन इंडियाज इकोनॉमी। इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका आंसर क्या आएगा,
पहला क्या इम्पैक्ट रहा था। देखो, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल लेफ्ट अ लास्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, इकॉनमी का और एक्सपर्ट सारे के सारे रिसोर्सेज जो थे वो ब्रिटिश ने उड़ा के लिए थे, उनसे मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके फ़ायदा उठा लिया था। ठीक है, जो की इम्पैक्ट थे हम उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सा डिस्कस था, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियाज इकॉनमी। तो वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज वर ड्रेन फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, क्योंकि वो सारे के सारे रिसोर्सेज पहले एक्सपोर्ट करके लेके, तभी मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट रहेगा ड्रेन ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज वर ड्रेन फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश पॉलिसीज हार्म्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। जो हमारे पास टेक्सटाइल है ना, वो हमारा जो था एक ट्रेडिशनल रिवाज था इंडिया के अंदर, तो ब्रिटिश ने उसको भी जो यहीं से बाहर लिया, क्योंकि टेक्सटाइल का जो कंसेप्ट था फर्स्ट टाइम वो इंडिया में ही था, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, उसको बाहर लिया अपने साथ। उसके बाद था लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, जो टैक्सेस अगर किसी ने स्टार्ट किया इंडिया में तो ब्रिटिश ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे। उसके बाद जो भी यहाँ पे राजा महाराजा या प्रेसिडेंट बनने लगा, फॉर एग्जाम्पल अगर दिस टाइम हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो भी टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने कहाँ से सीखा भाई, पेड़ से तो उसने भी नहीं सीखा, ये अंग्रेजों ने ही यहाँ पे लैंड रेवेन्यू टैक्स पॉलिसी जो उन्होंने यहाँ पे लागू किया था। इस वजह से लोग जो गरीब अभी भी हो रहे हैं उनसे टैक्स लिया जाता है, और एट दैट टाइम वो भी यही कर रहे थे। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहाँ से पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता था उन्होंने उन्हीं क्रॉप्स पे जो फोकस किया, ना कि फूड प्रोडक्शन पे। फूड कहाँ से बढ़ेगा। उसके बाद क्या हो गया, इस वजह से यहाँ पे खाना भी कम होने लगा, तो एग्रीकल्चर भी यहाँ से तबाह हो गया। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिटिश बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली फॉर देयर ऑन इकॉनमी। देखो, बहुत सारी चीज़ें जो ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर बनाई थी एट दैट टाइम, लेकिन उन्होंने वही चीज़ें बनाई थी जिनसे उनको फ़ायदा हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, एक जो है इक्विपमेंट्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उन्होंने वही बनाए जिनसे उनको फ़ायदा होगा, अपने फ़ायदे के लिए सोचा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द इंडियन फार्मर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने आपको था आप इसको खुद ही करना, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका कंसेप्ट नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको बोलूँगा, बस आपको ये करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो मैं आपको अच्छा आपके लिए अच्छे से एक हार्डवर्क करके आता हूँ, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं आपका सर आपके लिए कुछ करे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, मैं आपके लिए वो भी करने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज माई मेन वॉट इज़ दैट कि आप जो अच्छा से अच्छा स्कोर करें। तो ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इफेक्ट किया था इंडियन फार्मर्स के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन हैड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन इंडियन फार्मर्स। देखो, ग्लोबलाइजेशन के दोनों इफेक्ट है इंडियन फार्मर्स के ऊपर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमारे पास क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉजिटिव था वो था एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, फार्मर कैन सेटल देयर प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली इंक्रीजिंग इनकम। फार्मर जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते थे इंटरनेशनल, और उससे क्या होता है, इनकी इंक्रीज़ जो है वो इनकम इंक्रीज़ हो जाती। सेकंड था इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स, जिसके अंदर क्या हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक मिल रही थी और मशीनरी भी मिल रही थी। ठीक है, थर्ड है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज़। जब रूरल एरिया जो सो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट थे वो जो है रूरल एरियाज़ में भी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे, ताकि जो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ सके। ठीक है, चेंज हो सके। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आता है पहला कंपटीशन विद ग्लोबल मार्केट। देखो, जब ग्लोबल मार्केट पहले से बनी हुई थी तो फार्मर को यहाँ पे स्ट्रगल करे थे इंपोर्ट करने के लिए, और वहाँ से जो कम्पीट कर सके किसको, ग्लोबल मार्केट के साथ। सेकंड हमारे पास लैंड एक्विजिशन इश्यूज, जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा था, इससे क्या हो रहा था, उनकी ज़मीन भी जो छीनी जा रही थी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। थर्ड है हमारे पास अनस्टेबल प्राइसेस, एक्सपोजर टू ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशन कैन लीड टू प्राइस इंस्टेबिलिटी फॉर क्रॉप। देखो, जो ग्लोबल मार्केट वो सस्ते दाम में बेच रहे थे, लेकिन अब अगर फार्मर को अपना वो सामान बेचना था, प्रोडक्ट्स बेचना, उनको उसे सस्ते दाम में बेचना पड़ता था, ये उसका एक नेगेटिव इफेक्ट था। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग्स की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो एक जो महात्मा गांधी का क्या मेन कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, आप सभी जानते हैं, सब कुछ जो है वो महात्मा गांधी जो है मेन लीडर रहे हैं हमारे इंडिया की आज़ादी के पीछे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, जो महात्मा गांधी का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था इंडियाज़ को आज़ादी देने वाले में, वो काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल था। एलसी प्रोवाइड अ यूनिक अप्रोच, उन्होंने जो यहाँ पे यूनिक अप्रोच दी थी, जैसे नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये यहाँ पे यही जो है डिनोट करती दैट कि गांधी जी जो कितने ज़्यादा ब्रेव थे। तो की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, अगर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की बात करेंगे, उन्होंने इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह जो था वो गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसके बाद इम्फेसिंग नॉन वायलेंस एज अ मेथड फॉर प्रोटेस्ट, जो नॉन वायलेंस था उन्होंने प्रोटेस्ट के अगेंस्ट वो उन्होंने ही बनाया था। चलिए सिमिलरली यहाँ पे सेकंड
जो उनका की कंट्रीब्यूशन रहा था उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड हमारे पास की कंट्रीब्यूशन उनका रहा था वो रहा था हमारे पास चंपारण चंपारण एंड खेदा मूवमेंट्स, ठीक है। एंड खेदा KHEDA खेदा, ठीक है। MOV से मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। और गांधी जी खुद भी जो है वो चंपारण के रहने वाले थे, आई थिंक, ठीक है। तो जिसके अंदर क्या किया था, गांधी जी ने लेड सक्सेसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट लड़ी थी अगेंस्ट ऑपरेशन टैक्सेस के साथ, ठीक है। बिहार और गुजरात के अंदर जो खेदा था वो गुजरात में हुआ था, ठीक है। और जो ये चंपारण ये बिहार में है, ठीक है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, गांधी जी ने जो ये मूवमेंट्स लड़ी थी, इनके अंदर क्या था कि जब अंग्रेज जो थे उनके ऊपर टैक्स लगा रहे थे उन फार्मर्स के ऊपर, इस टाइम जो गांधी जी ने ये प्रोटेस्ट दो लड़ी थी, ठीक है। दो उन्होंने मूवमेंट्स लाई थी, दैट इज एक तो खेदा मूवमेंट थी और चंपारण उस मूवमेंट का नाम था, मेरे को उसका पता नहीं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास थर्ड जो उसका स्टेप था वो था साल्ट मार्च, दांडी मार्च जिसे कहा जाता है, ठीक है। थर्ड, सॉरी मैं इसको लिखता हूँ। थर्ड के अंदर हमारे पास था साल्ट, साल्ट एम लिखता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। साल्ट मार्च, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश साल्ट टैक्स बाई लीडिंग 240 माइल मार्च टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। उस टाइम में 240 माइल, ठीक है, पैदल चल के कहाँ गए थे, उस डांडी के किनारे पे जो एक टाउन था डांडी में, ठीक है। तो वहाँ पे जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था गांधी जी ने साल्ट मार्च के ऊपर। उसके बाद हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें भी गांधी जी का काफ़ी बहुत ही बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। क्विट इंडियन मूवमेंट, और मैंने पहले आपको कहा था कि ये 1942 में बनी है, आपको पता होना चाहिए कब ये मूवमेंट बनी थी, ठीक है, 1942 में। जिसके अंदर गांधी जी ने क्या किया था, लॉन्च अ मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की थी, जिसके अंदर वो डिमांड करे थे ब्रिटिश से कि अब जो है डिमांडिंग एंड टू ब्रिटिश रूल, अब इस हमें नो मोर, अब हमें ब्रिटिश रूल नहीं चाहिए, हमें इसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो फिफ्थ है हमारा सिक्स, हमारे पास सिक्स की बात करेंगे, सॉरी फिफ्थ आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इजी नहीं रहेगा, ठीक है। तो सिक्स रहेगा हमारे पास सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स में भी इनका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो सिमिलरली बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंडियाज, सॉरी डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। तो डिस्पाइट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया फीस, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है इंडिया को, बट गॉड नोज बेटर, और सभी जानते हैं अपनी जगह पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बड़ी जो है हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, बहुत ज़्यादा है डेमोक्रेसी, तभी इसको दैट्स वाई इंडिया इज़ नोन एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लेकिन हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के बावजूद इंडिया जो है यहाँ पे सेवरल चैलेंजेस से जो है वो फेस कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल की चैलेंजेस की बात करेंगे, पहला हमारे पास आएगा पुअर्टी और इनइक्वालिटी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिया के अंदर पुअर्टी है, ठीक है। तो पुअर्टी एंड इनइक्वालिटी, ठीक है, दोनों को एक ही साथ डिस्कस करूंगा। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अफेक्ट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देखो अगर आप कहीं पे भी देखो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर इंडिया के अंदर इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गरीबी कोई कहने का अंदाज़ा नहीं है। चलो गरीबी अगर नहीं भी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है, जो पढ़े लिखे एजुकेशन, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे जब यहाँ पे जॉब्स ही उतनी ज़्यादा नहीं निकल रही। जॉब पोटेंशियल भी इंडिया के अंदर कम है। बाहर तो फॉरेन कंट्रीज़ में फॉरेनर्स इतने होते हैं जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा पोटेंशियल है ही नहीं कि बाहर से अगर कोई हमारी कंट्री के अंदर जॉब करे। सेकंड है हमारे पास करप्शन, इंडिया के अंदर करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप देखो तो अल्लाह का फसल है, मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर से बेस्ट स्टेट कोई नहीं होगी जहाँ पे करप्शन काफ़ी ज़्यादा लेस है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे तो है ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो करप्शन के अंदर क्या हो रहा था कि वाइड सेपरेट करप्शन एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अंडरमाइज, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहे हैं, ठीक है, अंडर माइनिंग हो रही है, डेमोक्रेटिक फंक्शन एंड पब्लिक ट्रस्ट। देखो आप सभी जानते हैं कि करप्शन जो है वो मैन बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे मैन फैक्टर है कि आज के ज़माने का पुअर्टी का नहीं, सॉरी इसका डेमोक्रेसी का, क्योंकि जिन्हें भी पॉलिटिकल हमारे पास लीडर है वो कोई भी उनमें बेटर लीडर हमारे पास नहीं है। थर्ड है हमारे पास इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे पास लगभग हाफ जो पॉपुलेशन है हमारे पास वो जो है अनपढ़ है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि ऐसी एजुकेशन है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है यहाँ पे वो बच्चे जो है वो 12th पास करने के बाद उनके पास कोई चारा नहीं होता है मजदूरी करने का, ठीक है, लेबर बनने का, उसके लिए कोई चारा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो एक एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। इस वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए आप क्या लिखेंगे, लिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। देखो अवेयरनेस तो फैली नहीं जा रही, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। जब वहाँ पे अवेयरनेस की कमी है तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और इलिटरेसी तो रिमेंस, वो तो इलिटरेसी तो बढ़नी है ना ऑटोमेटिकली। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसके अंदर फ्रिक्वेंट चेंज आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट के अंदर कोलिशन पॉलिटिक्स हो रहा है, रीजनल पार्टीज़ जो हो रही है वो
डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है अनइक्वलिटी प्रमोट करी है, क्योंकि इक्वल डिसीजन जो है यहाँ पे किसी को भी नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेररिज्म इशू तो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया रहता है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको यही नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप। अगर किसी पास टेलीग्राम नहीं, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा, आप इसीलिए उन्हें पढ़ के जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको कुछ क्वेश्चन के जो है इलाबरेट करके बताऊँ, एक्सप्लेनेशन बताऊँ, ताकि आप बच्चे वो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसलिए आपके कंसेप्ट जो वो दूर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वी हैड लास्ट क्वेश्चन दैट इज 36th व्हिच इज हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार चेंज द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद मैं आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, एक मैसेज मैं आपके साथ कन्वे करना चाहता हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, यहीं पर क्लोज मत करना, फिलहाल वेट करो, इस क्वेश्चन को पढ़ दें, आफ्टर दैट आप जो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार चेंज द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। कैसे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार ने चेंज किया पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो कब हुई थी, आप अगर याद होगा आप सभी बच्चों को तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगर नहीं पता तो याद रख लो, 1914 से 1918, ठीक है, 4 साल ये वर्ल्ड वार रही थी, ठीक है। 1914 से लेकर 1918, ठीक है, ये वर्ल्ड वार रही थी। हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप। इसका ज़्यादा काफ़ी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है किस पे, ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, लीडिंग टू मेजर चेंजेस, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए नेशनल बाउंड्रीज पे और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्रीज़ पे। हर कंट्री के अंदर अपनी अपनी पॉलिटिकल चेंज आई, लेकिन अभी वर्ल्ड की बात करें, हम वर्ल्ड पे डिस्कस करेंगे तो जो की चेंजेस है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो हमारी की चेंज रहने वाली दैट इज कोलैप्स ऑफ एम्पायर्स। द वार लेड टू डाउनफॉल ऑफ empires like Ottoman Empire, Russian Empire and Austro-Hungarian Empire, leading to emergence of new countries। अब जो हमारे पास ग्रेट एम्पायर थे उनका कोलैप्स हो गया, यानी वो बिछड़ गए, ठीक है, ख़त्म हो गए। कैसे हो गया देखो, जब वार हो गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसके अंदर हमारे पास बड़े बड़े ये एम्पायर थे, दैट इज़ ऑटोमन एम्पायर हो गया, उसके बाद रशियन एम्पायर हो गया एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हो गया। ये क्या हो गया, ये जब कोलैप्स हो गया तो हमारे पास नई कंट्रीज आई, ठीक है। तो पहला ये आपका रहता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास रहता है ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज। ये कब हुआ था, 1919 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ VERSL से मैं इसको ये डिनोट करता हूँ। ये कब हुआ था, 1919 में, ठीक है। 1919 में, आप इसको अच्छे से याद रखना, मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, 1919 में हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी, रिशेप्ड यूरोप, उसने रिशेप्ड किया यूरोप को, ठीक है, शेप ही बदल दी, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू नेशनलिक लाइक्स। उसके अंदर हमारे पास नए नेशंस बने, जैसे कि हमारा एक हो गया युगोस्लाविया हो गया, एक ऐसे ऐसे हमारे पास नए नेशन बने। तो नेक्स्ट हमारे पास दैट इज रीड्राविंग ऑफ बॉर्डर्स। द मैप ऑफ मिडल ईस्ट वाज रीड्रॉन विद अ न्यू कंट्री। जो मैप था मिडल ईस्ट का वो रीड्रॉन किया गया, यानी दोबारा से बनाया गया, रीड्रॉन किसका, मिडल ईस्ट का, ठीक है। मिडल ईस्ट का जो मैप था, सॉरी, उसको रीड्रॉन किया गया, जिसके अंदर नई कंट्रीज आई, लाइक इराक आ गया, सीरिया आ गया, लेबनान हो गया, जो अंडर ब्रिटिश था और फ्रेंच मैंडेट्स के इनसाइड था। उसके बाद है राइज ऑफ यूएस एज अ ग्लोबल पावर, और आफ्टर दैट हमारे पास क्या हुआ, राइज ऑफ यूएस। ये आपका ये मेन पॉइंट रहना चाहिए, आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। इस पॉइंट को लिखना ही लिखना, राइज ऑफ यूएस एज अ ग्लोबल पावर। जो यूनाइटेड स्टेट था वो एक ग्लोबल पावर बन गया, उसने दैट टाइम हर एक कंट्री को डोमिनेट कर दिया, ठीक है, और एक तगड़ा ग्लोबल पावर बन गया, कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज दैट फॉलोड। और इस चेंज की वजह से उन क्या हो गया, उनकी कंट्री के अंदर, यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक चेंज आए, पॉलिटिकल चेंज आए, जिससे वो जो है यहाँ पे एक ग्लोबल पावरफुल कंट्री बन गया। उसके बाद है फिफ्थ रशियन रेवोल्यूशन। द वार लेड टू रशियन रेवोल्यूशन इन 1917, ठीक है, सॉरी 1917। जो रशियन रेवोल्यूशन था वो कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। रशियन रेवोल्यूशन में आपको डेट यहाँ पे बता के रखता हूँ, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी यहाँ पे फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये हुआ था हमारे पास 1917 में, ठीक है। कौन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन। तो इसमें क्या हुआ था कि जब रशियन रेवोल्यूशन हुई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, सोवियत यूनियन का हो गया, और उसके बाद अल्टरिंग ग्लोबल, और फंडामेंटली इसने जो अल्टर किया ग्लोबल पॉलिटिक्स को। नेक्स्ट हमारे पास एंड ऑफ कॉलोनाइजलिज्म। तो कॉलोनाइजलिज्म हमारे पास खत्म हो चुका है। जो वार वीकेंड यूरोप था वो कॉलोनियल पावर था, विच इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड टू डिकोलोनाइजेशन। वहाँ पे कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया, तो वहाँ पे डिकोलोनाइजेशन आ गया, मूवमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका के अंदर भी। तो आई होप दीज आंसर आर क्लियर एंड कंसाइज फॉलोइंग द फॉर्मेट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। जो भी आप चाहते
चाहते थे मैं आंसर को कंसाइज कर सकता था, जो भी फॉर्मेट मुझसे हो सका मैंने उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको ये प्रोवाइड किया। चलो वो खैर बाद की बात है, ठीक है। आपको आई होप कि अच्छे से समझ जाएगी। मैं जान दूँ कि मैं अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाया, बिकॉज मैं यहाँ पे फ़ोन का यूज़ कर तो इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है कि आप मुँह से बोलना विदाउट राइटिंग, ठीक है, बिना किसी एग्जाम्पल के आपको समझाना। फिर भी मैंने अपना आपको बेस्ट दिया है, तो आप यही चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचाओ, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं 100% श्योर हूँ कोई आपको यूट्यूबर ये क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करेगा। वो क्या करते हैं, गूगल से डाउनलोड किया, क्रोम से किया, या कहीं से भी किया, मैं नहीं उनको टारगेट करता। मगर मैं एक्चुअल बात कहता हूँ, देखो जो चीज़ होती है उसको बोलना चाहिए। आप खुद ही एनालाइज कर लेना, बाकी यूट्यूबर्स पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आओ देखिए, और यहाँ पे भी देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और वो क्वेश्चन आपको एलाबोरेट करके नहीं बताते। मैं इसलिए बोलता हूँ कि बच्चों को फायदा हो जाए कुछ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भी पता है, आपने भी अपने स्कूल में पढ़ा, इंस्टीट्यूशन में पढ़ा, तो वो भी आपको मार्क करके देते हैं भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, वो यही बोलते हैं आपको यू हैव टू स्टडी फ्रॉम योर सेल्फ। लेकिन मैं आपको तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, बस आपने ध्यान रखना, अपनी कॉपी खोल के रखो, या मेरे पॉइंट्स नोट करो, या मेरे नोट्स ले जाओ, लेकिन आप अच्छे से पढ़ो। तो बाकी फिर आप सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। उसके बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, 10th 11th 12th के सेपरेट ग्रुप बने, तो इसलिए वहाँ पे मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा। और मैं भी हम वहाँ पे थोड़ा एक क्विज करके, क्विज मीन्स MCQs मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप उनके आंसर वहीं पे दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो है आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट पे नेक्स्ट सैम्पल पेपर चाहिए। SST पे तो मैं लेके आऊँगा, मैं आपको खुद ही बता दूँगा मैं नेक्स्ट पेपर कब लेके आने वाला हूँ।